नमस्कार दोस्तों। स्टडीग्राम की ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर का इतिहास जो आगे पहले पढ़ चुके हैं, उससे आगे कुछ नए टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। रैम क्या होती है, रोम क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। उसके बाद कंप्यूटर को आकार के आधार पर किन-किन भागों में बाँटा गया है और उनके अंदर कौन-कौन से सब टाइप्स आते हैं, माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं। इन सारी डिटेल्स के बारे में हम इस वीडियो में आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। देखिए, सबसे पहले जो कंप्यूटर होता है वो है माइक्रो कंप्यूटर। देखिए, माइक्रो कंप्यूटर आपको पता है, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म यानी छोटा। माइक्रो कंप्यूटर का जो विकास क्रम है वो 1970-71 के दशक में हुआ था। इन कंप्यूटरों में जो प्रोसेसर लगे होते थे, इसी कारण इनका नाम माइक्रो कंप्यूटर पड़ा था, क्योंकि उन प्रोसेसर को माइक्रो प्रोसेसर कहते थे। इन कंप्यूटर को पीसी भी कहा जाता था। पीसी का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर। उसके बाद में पर्सनल कंप्यूटर जब कहा गया इनको, तो उससे ये बहुत ज़्यादा प्रचलित भी हुए, क्योंकि आज भी कंप्यूटर को हम घर में जो होता है उसे पर्सनल कंप्यूटर ही कहते हैं। अब इन श्रेणी के जो माइक्रो कंप्यूटर्स थे, उनमें कुछ अन्य कंप्यूटर्स आते हैं जो सभी आपके पर्सनल कंप्यूटर कहलाते हैं, बस उनके आकार के आधार पर उनके नाम में थोड़ा-थोड़ा अंतर है। पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर। देखिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर आकार में आपको पता है बड़े होते हैं और दूसरे कंप्यूटर के मुकाबले में जगह भी ज़्यादा घेरते हैं। यह एक डेस्क की टॉप के ऊपर रखकर काम लिए जाते हैं, इसलिए इनका नाम डेस्कटॉप कंप्यूटर पड़ा। उसके बाद लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर, लैप गोदी को कहते हैं, गोद को कहते हैं, ऐसे छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो गोदी में रखकर काम में लिए जा सकते हैं। यह एक छोटे ब्रीफकेस के समान होते हैं जिसे एक से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसमें पहले से बैटरी लगी होती है, एक स्क्रीन होती है, कीबोर्ड और माउस इसी के साथ इनबिल्ट बनाया जाता है। यह पोर्टेबल कंप्यूटर है जिसे एक से दूसरी जगह पर आसानी से ले जाया जा सकता है। पाम टॉप कंप्यूटर। देखिए, पाम कहते हैं आपकी हथेली को। तो पाम टॉप कंप्यूटर कुछ ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हथेली पर रखकर चलाया जा सकता है। मतलब ये इतने छोटे होते हैं कि आपके हाथ के ऊपर आसानी से आ जाते हैं। देखिए, अभी आने वाले जो मोबाइल फ़ोन है वो पाम टॉप कंप्यूटर के ही उदाहरण है। वो एक छोटा कंप्यूटर है। आप अपने मोबाइल फ़ोन में पेन ड्राइव लगा सकते हैं, कीबोर्ड लगा सकते हैं, माउस लगा सकते हैं, मोबाइल की स्क्रीन को बड़ी स्क्रीन पर मिररिंग कर सकते हैं। ये सभी काम आप कर सकते हैं अपने पाम टॉप कंप्यूटर से। उसके बाद नोटबुक कंप्यूटर। ये लैपटॉप के समान ही छोटे कंप्यूटर हैं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास में होते हैं। वो अपने काम और किताबें और बुक्स और कॉपीज का काम इसमें नोट करके रखते हैं। तो ये नोटबुक कंप्यूटर्स कहलाए। टैबलेट कंप्यूटर। देखिए, टैबलेट मोबाइल की स्क्रीन से बड़े होते हैं, लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन से छोटे होते हैं। तो इन दोनों के बीच की स्क्रीन है ये, इसे टैबलेट कंप्यूटर्स कहा गया। कई जगह प्रचलित है, आजकल ऑनलाइन क्लासेस लेने में भी कई स्टूडेंट्स टैबलेट कंप्यूटर का उपयोग करते हैं और सरकारी विद्यालयों में भी प्रथम आने वाले छात्रों को टैबलेट कंप्यूटर्स या टैबलेट दिए गए थे। अब देखिए आगे कंप्यूटर के प्रकार। जैसे कि हमने पढ़ लिया है नाम उसके, डेस्कटॉप कंप्यूटर मैंने आपको बताया, लैपटॉप, पामटॉप, नोटबुक और टैबलेट कंप्यूटर। इन सब के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ये कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं। देखिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर के बाद ये जो सारे पढ़े हैं आपने, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, पाम टॉप, ये सारे कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आपने देखे। माइक्रो कंप्यूटर के बाद जो दूसरी श्रेणी है आपकी, वो है वर्क स्टेशन कंप्यूटर। वर्क स्टेशन कंप्यूटर का प्रयोग छोटे व्यापारों में सर्वर के रूप में किया जाता है और इसकी कार्यक्षमता जो होती है
अच्छा, अभी मान के चलिए सेकंड नंबर पर आ रहे हैं तो माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा इसकी कार्यक्षमता कुछ अधिक होती है। उसके बाद तीसरे जो आते हैं वो है मिनी कंप्यूटर। ये वो कंप्यूटर हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में, सरकारी ऑफिस में सर्वर के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। मिनी कंप्यूटर्स PDP 8 जो है वो 1965 में फर्स्ट मिनी कंप्यूटर के रूप में विकसित किया गया था। DEC कंपनी ने बनाया था, जिसका नाम था डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ये बड़ी बड़ी कंपनियों सरकारी ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर के कार्य में उपयोग लिए जाते हैं। यह छोटे छोटे फ्रेम्स के बने होते हैं। इन कंप्यूटर्स में माइक्रो कंप्यूटर के प्रयोग के तौर पर किया जाता है। अभी देखिए माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग, इन कंप्यूटर्स में माइक्रो कंप्यूटर मतलब ऐसे कंप्यूटर जिनमें माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो चिप लगी होती थी, उन कंप्यूटर्स का प्रयोग मेन फ्रेम कंप्यूटर में किया गया। मतलब खूब सारे माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए कंप्यूटर ये हुआ करते थे, जो बड़ी बड़ी कंपनी सरकारी ऑफिस में सर्वर के रूप में उपयोग में आते थे। देखिए इसके बाद जो अगला है आपका कंप्यूटर, वो है सुपर कंप्यूटर। आपको पता है सुपर कंप्यूटर बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर है। परम, भारत का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है पहला? परम। परम है, पदम है, ये भारत के सुपर कंप्यूटर हैं। जबकि दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्रे सुपर कंप्यूटर कहलाया था, विश्व का। सुपर कंप्यूटर विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, इनका निर्माण विशेष कार्यों को करने के लिए किया जाता है। ये दुनिया के सबसे तेज और बड़े कंप्यूटर होते हैं। आपको बताया था भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो परम है, जबकि नवीनतम सुपर कंप्यूटर जो है वो 2015 में जो कौन सा था? विक्रम 100। विश्व का सुपर कंप्यूटर क्रे K1S 1979 अमेरिका ने बनाया था। उसके बाद भी कई सुपर कंप्यूटर बने हैं, तिहान है ना, ट्यूबलाइट, काफी सारे सुपर कंप्यूटर हैं। चाइना का भी सुपर कंप्यूटर आया है इसमें। तो अब जो लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर हैं आप चेक कर सकते हैं जब भी आपका एग्जाम होगा, लास्ट सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कौन सा बना है। अंतरिक्ष यात्रा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत जटिल प्रकार की जो क्रियाएं प्रक्रियाएं होती हैं, उन्हीं क्रियाओं में सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता है। मौसम विभाग की जो जानकारी है कि मौसम कैसा रहेगा, कहाँ कब बरसात होगी, उसके लिए भी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। युद्ध भी एक ऐसी विकट परिस्थितियां हैं जिनमें सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, जिसमें कि अगर एक क्षण की भी किसी काम में देरी हो जाए, जैसे कि एयरक्राफ्ट होता है, या मौसम की जानकारी है, या एरोप्लेन निर्माण है, उसको मिसाइल का परीक्षण करना है, इन सब में सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए कंप्यूटर जो है वो कुछ यूनिट्स, कुछ इकाइयों से मिलकर बना होता है। मुख्यतः 3 यूनिट होती है। एक सिस्टम यूनिट होती है। देखिए सिस्टम यूनिट आपको आगे बताएंगे ब्लॉक डायग्राम के रूप में कि उसमें ALU, CU, MU क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन कंप्यूटर जो आपका बनता है वो 3 यूनिट से मिलकर बनता है कंप्यूटर आपका। उसमें इनपुट देने के लिए इनपुट यूनिट्स होनी चाहिए, आउटपुट प्राप्त करने के लिए आउटपुट यूनिट होनी चाहिए, तथा साथ ही उसमें एक सिस्टम यूनिट यानी CPU होना चाहिए जुड़ा हुआ। सबसे पहले देखते हैं सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट आपको पता है, मैंने बताया अभी अभी आपको, CPU को ही सिस्टम यूनिट कहते हैं। यह कंप्यूटर का मुख्य भाग या दिमाग भी कहलाता है। जिस तरीके से मस्तिष्क आपका आपका दिमाग आपकी पूरी बॉडी पर नियंत्रण रखता है, वैसे ये कंप्यूटर का एक दिमाग है जो पूरे कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों का या विभिन्न गतिविधियों पर कंट्रोल करता है। ये सिस्टम यूनिट एक लोहे के कैबिनेट में बॉक्स में बंद रहता है, जिसके कारण इसको CPU हम कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें ही हमारा मदरबोर्ड, प्रोसेसर, सर्किट्स लगे हुए होते हैं। उसके अलावा इनपुट यूनिट का मतलब जो यूनिट से हम कंप्यूटर में डेटा को इनपुट कराते हैं, उसे
इनपुट यूनिट कहते हैं, आगम इकाई। जैसे कि कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, फ्लॉपी डिस्क को हम इनपुट में काउंट कर भी सकते हैं, नहीं भी करते हैं कई जगह। नहीं इसलिए करते हैं क्योंकि फ्लॉपी डिस्क को हम स्टोरेज डिवाइस में पढ़ेंगे, जब हम हार्ड डिस्क को पढ़ेंगे, पेन ड्राइव को पढ़ेंगे, सीडी को पढ़ेंगे, डीवीडी को पढ़ेंगे, जिप डिस्क को पढ़ेंगे, है ना, माइक्रो एसडी कार्ड को पढ़ेंगे। उसके बाद आपका कैमरा वाला जो कार्ड आता है एसडी कार्ड, उसको पढ़ेंगे हम, हार्ड डिस्क को पढ़ेंगे हम। तो उस जगह पर हम आपको ये फ्लॉपी डिस्क पढ़ाएंगे जो 2 आकार में आती है, वहां जिक्र करेंगे इसका। तो यहाँ पर अभी इनपुट के रूप में हम माउस और कीबोर्ड को ही मानते हैं, उसके अलावा बहुत सारी हैं। स्कैनर है आपका इनपुट है, माइक है आपका इनपुट है, बहुत सारी डिवाइसेस है। आगे पढ़ेंगे हम इसको अगली टॉपिक्स में। उसके बाद है निर्गम यानी आउटपुट यूनिट। देखिए कंप्यूटर सिस्टम में जो भी निष्कर्ष निकले हैं, रिजल्ट निकले हैं, आउटपुट आया है, उसको मानव में की जो भाषा है, मानव जिस चीज को समझ सकता है, जैसे मॉनिटर पे कंप्यूटर आपको पता है 2 ही चीजें समझता है, 0 या 1। लेकिन जो इंसान होते हैं, ह्यूमन भाषा समझते हैं, वो 0 1 के रूप में इस चीज को लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते। तो कंप्यूटर पठनीय रूप में आउटपुट युक्तियों के द्वारा आउटपुट देता है, जैसे कि मॉनिटर पर दिखा रहे हैं अभी हम आपको, या प्रिंटर पर कुछ प्रिंट करके कागज पर लेना, वो आउटपुट कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है, सीपीयू को जो बताया था 3 भागों में बांटा गया है, वो 3 भाग जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के, एक तो था इनपुट यूनिट, एक आउटपुट यूनिट, और एक था आपका नियंत्रक इकाई जिसको सीपीयू कहा गया है, सिस्टम यूनिट। देखिए इनपुट में कीबोर्ड माउस बता दिए, आउटपुट में मॉनिटर प्रिंटर बता दिए, लेकिन जो ये पूरा है इसको ब्लॉक डायग्राम कहते हैं, और ये है इसका सिस्टम यूनिट जिसमें 3 भाग होते हैं। ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, CU यानी कंट्रोल यूनिट, MU यानी मेमोरी यूनिट। ये अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, ये तीनों जो हैं वो यूनिट्स हैं। अब आप देखिए काम कैसे होता है। मान लीजिए कीबोर्ड से आपने 2 और 2 डाला, 2 और 2 कितना होता है प्लस करने में, 4 होता है। कंट्रोल यूनिट, अब आपको पता है ये किस प्रकार की गणना है, गणितीय गणना है। तो गणितीय या लॉजिकल गणना होगी तो कंट्रोल यूनिट ने 2 + 2 को सीधा दिया लॉजिकल यूनिट को कि मुझे अर्थमेटिक यूनिट के द्वारा, ALU के द्वारा इसका जोड़ करके बताओ। तो जोड़ आया 2 और 2 का 4। इसने वापस जवाब दिया कि मैंने आपका एडिशन कर दिया है और 2 + 2 आया 4। कंट्रोल यूनिट ने मेमोरी यूनिट को दिया कि लो मेमोरी यूनिट, इस रिजल्ट को जो 4 आया है उसको सुरक्षित कर लो। मेमोरी ने सुरक्षित किया और वापस से ऊपर भेज दिया कंट्रोल यूनिट को कि ये लीजिए आपका आंसर 4, और कंट्रोल यूनिट ने सीधा आउटपुट को भेज दिया ताकि यूजर को दिखा सके कि उसका आंसर 2 + 2 4 आया है। ये काम इतनी तेज गति से होता है कि आपको और हमें पता ही नहीं पड़ता है कि पलक झपकते ही सीधा किस तरीके से आंसर हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर सामने दिखाई देने लगा है। इस डायग्राम को हम ब्लॉक डायग्राम कहते हैं। देखिए थोड़ा सा आपको माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बता देता हूँ। देखिए माइक्रो प्रोसेसर एक चिप होती है। चिप किसे कहते हैं? जो पतली चपटी होती है उसे चिप कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर कई सारी पिनों से मिलकर बना हुआ एक छोटी सी चिप होती है। इसमें कई सारी आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट से मिलकर ये बनी होती हैं। ये सिलिकॉन धातु की बनी हो सकती हैं। माइक्रो प्रोसेसर बहुत सारी कंपनियां नहीं बनाती हैं, कुछ 2-3 कंपनियां हैं जो माइक्रो प्रोसेसर अभी बना रही हैं। जैसे आपको पता है मोबाइल में स्नैपड्रैगन, हीलियो, मीडियाटेक, ये प्रोसेसर का मोबाइल के बनाने वाली कंपनियां हैं। जबकि कंप्यूटर में इंटेल और AMD, कंप्यूटर में इंटेल कंपनी और AMD, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस AMD, ये कंपनियां जो हैं वो माइक्रो प्रोसेसर बनाती हैं। देखिए कंप्यूटर का सबसे मुख्य और महंगा पुर्जा माइक्रो प्रोसेसर ही होता है। महंगा को महंगा मैं आपको बताऊं कि अगर i3 माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, चिप की बात करें, तो i3 की चिप लगभग 7-8 हज़ार रुपए की है।
i5 की बात करें तो करीब 15 से 17,000 रुपये की हैं। i7 की बात करें तो करीब 35,000 की हैं। और i9 की बात करें तो करीब 45,000 के आसपास सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर की चिप है। मदरबोर्ड अलग है, हार्ड डिस्क अलग है, सीपीयू अलग है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर सब कुछ अलग है। सिर्फ एक पतली चपटी चिप जिसको माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग कहते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चलिए, पहला माइक्रो प्रोसेसर देखिए, मैंने जब आपको बताया कंप्यूटर P4 बने, पेंटियम 4 कंप्यूटर जो कहलाए पर्सनल कंप्यूटर, वो 1971 में इंटेल कॉरपोरेशन ने बनाया। पहला जो था वो उसका नाम था 4004। देखिए 4004 जो है वो एक 4 बिट का प्रोसेसर था। बिट का मतलब होता है 0 और 1, 01 01 01 01 4 बिट हो गए। 4 बिट के समूह को हम निबल कहते हैं। मेमोरी यूनिट में हम देखेंगे 4 बिट के समूह को हम निबल कहते हैं, जबकि 8 बिट के समूह को हम एक बाइट कहते हैं। पहली बार जो है वो इंटेल ने 4004 जो है वो एक 4 बिट का प्रोसेसर तैयार किया और उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे थे, लगभग 2300 ट्रांजिस्टर। आपको ट्रांजिस्टर की क्षमता या संख्या याद नहीं रखनी है, लेकिन इतने ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगे होने के कारण इन कंप्यूटर्स का आकार भी भारी भरकम बड़ा हो गया था। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, लगभग आपको बताया एक आधे इंच जितना ऊंचा धातु का, सिलिकॉन धातु का एक आयताकार टुकड़ा होता है। वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल ना होकर के, जो जिसमें एक खोल में कुछ कनेक्टर्स छोटे छोटे व्यवस्थित रहते हैं। चपटा होने के कारण आपको बताया इसे चिप कहते हैं। 4004 चिप के बाद माइक्रो प्रोसेसर की तकनीक बढ़ती गई। उसके बाद 8008 8080 जो कि एक 8 चिप प्रोसेसर था वो बनाया गया इंटेल कंपनी के द्वारा। धीरे धीरे क्षमताएं बढ़ती गई और 8 बिट का नहीं, आज के समय में हमारे मोबाइल में भी 64 बिट का और कंप्यूटर में भी 64 और 128 बिट के प्रोसेसर उपलब्ध बाजार में हैं, जबकि सर्वर में 128 से बड़े 256 बिट तक के प्रोसेसर लगे हो सकते हैं या उससे भी ज़्यादा। आज के समय में आपसे पूछा जाए, कोई पूछ ले क्वेश्चन में आपसे, इंटेल i3 i5 i7 i9 क्या हैं? प्रोसेसर के प्रकार हैं। आपसे पूछ ले प्रोसेसर बनाने वाली मुख्य कंपनियां कौन कौन सी हैं, तो एक कंपनी आप बताएंगे इंटेल कंपनी एक है प्रोसेसर बनाने वाली, और दूसरी है AMD एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। इसकी नई सीरीज है अभी प्रोसेसर की राइजन, और इंटेल की सबसे नई सीरीज है i9 जो सबसे महंगी है। तो ये AMD, इंटेल और साइरक्स, ये कुछ मोटोरोला, कुछ कंपनियां हैं जो कि प्रोसेसर को बनाती हैं। देखिए अब CPU कैश क्या होती है। CPU कैश, CPU के द्वारा जब डेटा या अनुदेशों को प्रोसेस किया जाता है, तब डेटा या जो अनुदेश होते हैं वो कंप्यूटर की रैम से CPU के रजिस्टर में स्थानांतरित होते हैं। इसमें बहुत समय लगता है। अच्छा सर, समय क्यों लगता है इसमें? समय बेटा इसलिए लगता है क्योंकि रजिस्टर्स जो होते हैं वो बहुत तेज काम करते हैं, जबकि रैम उतनी तेज काम नहीं कर पाती, इसलिए समय बर्बाद होता है, क्योंकि रैम CPU के रजिस्टर की तुलना में धीमी होती है। इसका एक उपाय था कि CPU की चिप पर एक और अतिरिक्त मेमोरी या चिप लगा दी जाए। इसी अतिरिक्त मेमोरी या चिप को कैश मेमोरी कहा जाता है। यह सामान्यतः रैम की तरह होती हैं, परंतु यह सामान्य रैम से काफ़ी तेज काम करती हैं और भिन्न प्रकार से भी काम करती हैं। जब भी CPU को डेटा या अनुदेश रैम से पढ़ने होते हैं तो CPU पहले देखता है कि कहीं वो डेटा या अनुदेश मेमोरी में तो नहीं है। यदि नहीं है तो CPU डेटा या अनुदेशों को रैम से रजिस्टर में स्थानांतरित कर देता है और साथ ही इसकी कॉपी कैश या CPU कैश में भी लोड कर देता है। तो समय बच जाता है, समय बर्बाद नहीं होता। ध्यान रखना कि कंप्यूटर का समय जो है वो कंप्यूटर की जो मेमोरी है और जो समय है वो बहुत कीमती होता है। देखो इसमें ये कुछ वर्ड है जो आपको नहीं दिख रहा है, यह इंग्लिश में लिखा गया है। डेटा या अनुदेशों को रैम से पढ़ने, रीड करने में, है ना, तो ये वर्ड रीड जो है वो आपको नहीं दिखा रहे हैं, जो है वो CPU से रीड होते हैं।
तो यहाँ पर ये वर्ड आपको इंग्लिश का फॉन्ट चेंज है, हिंदी में दिखा रहा है, आपको इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ आ रहा है, तो परेशान ना होए, हिंदी में लिखा गया है ऊपर। जब भी सीपीयू को डेटा या निर्देश रैम से पढ़ने होते हैं तब सीपीयू पहले से डेटा देखता है, कहीं वो डेटा कैश में तो लोड नहीं है। देखिए अभी पीछे मैंने बात की थी 4 बिट का समूह एक निबल कहलाता है। तो ये सारी मेमोरीज आपको जो चल रही हैं अभी हाल फिलहाल, सबसे बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी, वो बता देता हूँ। कंप्यूटर की स्मृति उसके द्वारा डेटा के भंडारण की क्षमता को कहते हैं। चूंकि स्मृति भंडारण की क्षमता होती है, अतः उसको नापने के लिए निम्नलिखित इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी ऐसी यूनिट्स इकाइयां हैं जिसमें हम मेमोरी को नापते हैं? देखिए कंप्यूटर सबसे छोटी यूनिट समझता है बिट, दैट इज 0 और 1। 0 मतलब होता है फॉल्स, 1 मतलब होता है ट्रू। जहां 1 है वहां डेटा है, जहां 0 है वहां डेटा नहीं है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या स्विच की कंडीशन को ऑन या ऑफ आप मान सकते हो। 1 यानी ऑन है, 0 यानी ऑफ है। 4 बिट्स का समूह एक निबल कहलाता है। 4 बिट्स इक्वल्स टू 1 निबल। 8 बिट का समूह, 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट। 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट। देखिए 4 बिट से एक निबल बनता है, लेकिन 4 बिट की जगह अगर आप 8 बिट्स को मिलाएंगे तो 1 बाइट के इक्वल हो जाएगा। देखिए बिट बहुत छोटी यूनिट होती है, हम किसी भी चीज को बिट में नहीं नापते हैं, हम उसको बाइट्स में बोलते हैं। अगर छोटी से छोटी यूनिट बोलते हैं तो बाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। 1024 एक बाइट होती है 8 बिट, ऐसी ही 1 बाइट नहीं, 1024 बाइट मिलेंगी तो 1 किलो बाइट बनेगी। ये इधर आ जाएगा, 1024 बाइट मिलेंगी तो 1 मेगाबाइट बनेगी। 1024 मेगाबाइट मिलेंगी तो 1 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट मिलेंगी तो 1 टेराबाइट कहलाएगी। अभी आपके जो स्पेशली लैपटॉप हैं या आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप हैं, उनमें जो मेमोरी आ रही है वो अधिकतम कितनी आ रही है? 1 टेराबाइट। मतलब अगर 2-3 टेराबाइट भी आ रही हो हार्ड डिस्क आपके लैपटॉप में, तो भी आप कहेंगे टीबी आ रही है। वो पूछेगा अभी जो मेमोरी की भंडारण क्षमता की स्मृति है उसको किस में मापते हैं? तो उसको मापते हैं टीबी में, टेराबाइट में। लेकिन अगर ये 1024 यानी 1000 टीबी अगर मिलेगी तो 1000 टीबी मिलने के बाद में वो बनेगी 1 पीबी, पेटाबाइट। 1024 पीबी मिलेगी तो वो बनेगी ईबी, एक्साबाइट। 1024 ईबी यानी एक्साबाइट मिलेगी तो 1 जेटाबाइट, और 1024 जेटाबाइट मिलेगी तो 1 योटाबाइट। आपने सुना हो अगर ये टर्म्स जेटाबाइट, आपने बेटा एक मूवी देखी होगी रोबोट। रोबोट मूवी में चिट्टी से पूछी जाती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जब उसको परीक्षण के लिए ले जाया जाता है सबके सामने, तो वो पूछते हैं कि मेमोरी, तो बोलता है मेमोरी 1 जेटाबाइट। तो ये जेटाबाइट तक उस समय तक आ गया था, और अब आगे योटाबाइट भी आ गई है। मेमोरी की ये स्मृति के प्रकार हैं, टाइप हैं। देखिए कंप्यूटर स्मृतियां निम्नलिखित 2 प्रकार की होती हैं, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी को हिंदी में प्रधान कहते हैं, जबकि उसके अपोजिट उसको अप्रधान या ऑक्सिलरी स्मृति कहते हैं। अगर इसको कहेंगे इंटरनल मेमोरी तो सेकेंडरी की जगह उसको एक्सटर्नल मेमोरी कहेंगे। इसको प्राइमरी यानी प्राथमिक मेमोरी कहेंगे तो उसको सेकेंडरी यानी द्वितीयक मेमोरी कहेंगे। देखिए मेमोरी जो है, टाइप्स ऑफ मेमोरी, वो आपको बताया पीछे। अब अपन बताते हैं कि किस तरीके से 2 मेमोरियां हैं, कैसे काम करती हैं वो, प्राइमरी और सेकेंडरी आपकी। और प्राइमरी में क्या क्या है आपके। देखो कंप्यूटर में प्रधान स्मृति आईसी के रूप में उपस्थित होती है। देखिए आईसी का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में होती हैं 2 मेमोरियां हैं, वो रैम और रोम। रैम का पूरा नाम आपको आ सकता है पूछने में रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का आ सकता है रीड ओनली मेमोरी। देखिए इनमें अंतर आपको कोई थ्योरी क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपको, या पूछ सकते हैं इसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, या वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, 2-3 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। पहला है फुल फॉर्म, दूसरा है कि जो ये मेन मेमोरी है या प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी, ये किस रूप में होती है? प्राइमरी मेमोरी आईसी के चिप के रूप में होती है।
जैसे कि नाम पूरा आ गया, फुल फॉर्म दोनों का, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड एंड रोल मेमोरी। दूसरा पॉइंट है, रैम में आप सूचनाओं को लिख सकते हो, राइट कर सकते हो और उसको रीड भी कर सकते हो, जबकि इसमें रोम में सिर्फ सूचनाओं को रीड कर सकते हो, आप लिख नहीं सकते हो। यह अस्थायी टेम्पररी होती हैं, यानी कंप्यूटर बंद, मेमोरी साफ। उसके बाद में रोम जो होती है, रीड ओनली मेमोरी, वो परमानेंट होती है। रैम वॉलेटाइल इन नेचर होती है, अर्थात लाइट बंद करने के बाद उसमें डेटा नहीं रहता है, जबकि रोम जो होती है नॉन वॉलेटाइल होती है, डेटा लाइट को जाने के बाद, स्विच ऑफ होने के बाद भी उसमें रहता है। जैसे कि वो कैमरों में होता है, डिजिटल कैमरों में जो लगा होता है वो इस तरीके का रोम होता है कि लाइट जाने के बाद, बंद होने के बाद भी डेटा उसकी मेमोरी में रहता है, उसको फ्लैश कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं दोबारा से। अब रैम की बात की थी पहले, तो रैम के कुछ प्रकार बता देते हैं। डी रैम, देखो डी रैम का फुल फॉर्म पूछ सकता है कि डी रैम का फुल फॉर्म डायनेमिक रैम होता है। इसमें कुछ रिफ्रेश सर्किट लगे होते हैं जो लगातार डेटा को एक्सेस करते रहते हैं। सस्ती होती है, कम जगह में बनाई जाती है, यहाँ तक कि एक कैपेसिटर का प्रयोग करके इसको बनाया जा सकता है। अगर विद्युत इसमें आवेशित हो रही है तो 1 बिट, अगर विद्युत नहीं आ रही है तो 0 बिट के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। एसडी रैम स्टैटिक डायनेमिक रैम है ये। इसमें डेटा तब तक रहता है जब तक कि हम कंप्यूटर को बंद नहीं कर देते, या तो फिर एक निश्चित समय के बाद ही इसमें से डेटा अपने आप ही डिलीट हो जाता है। इसमें भी कुछ रिफ्रेश सर्किट लगे होते हैं जो इसको खाली करने का काम करते हैं। यह इससे पहले वाली यानी डी रैम से ज़्यादा अच्छी होती है। आर डी रैम, देखिए आर डी रैम का एक्सेस टाइम 60 नैनो सेकेंड होता है। यह एस डी से भी ज़्यादा तेज है। यह मेमोरी से डाटा को सीधे ही कम समय में किसी एड्रेस से पढ़ और लिख सकती है। यह भी लगातार रिफ्रेश और चार्ज होती रहती है। डी डी रैम, देखिए आजकल जो रैम काम आ रही है वो डी डी आर, यही रैम काम में आती है, डी डी आर कहते हैं। यह एक विशेष प्रकार की मेमोरी है, इसमें विद्युत ऑफ होने पर भी डेटा संचित रहता है, जिससे डाटा उपकरण को ऑफ करने के बाद भी रखना होता है, जैसे कि मोबाइल फोन या डिजिटल कैमरा, तो उसमें डेटा डिलीट या रिमूव नहीं होता है। अब रोम और रोम के प्रकार पढ़ लेते हैं। पहले रोम क्या होता है, देखिए रोम का नाम आपको पता है, रीड ओनली मेमोरी। नॉन वोलेटाइल है, अर्थात लाइट बंद करने के बाद भी डेटा इसमें संचित रहता है। कई सारे कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में स्टोरेज के लिए परमानेंटली रोम को ही काम में लेते हैं। देखिए रोम बहुत जगह काम आता है, जैसे आपके घर की जो डोर बेल है जिसमें अलग अलग घंटियों के साउंड रिकॉर्डेड हैं, ना आप उनको चेंज कर सकते हो ना हटा सकते हो, वो एक रोम है, रीड ओनली मेमोरी। पहली बार वो प्रोम था, पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जब उसमें प्रोग्राम कर दिया गया तो पी आगे से हट गया, प्रोम, अब वो आर ओ एम रोम रह गया। यानी आप उसको रीड तो चाहे जितनी बार कर सकते हैं लेकिन इरेज नहीं कर सकते। जैसे कि आपका जब टेलीविज़न एलईडी टीवी स्टार्ट होता है तो ब्रांड का नाम सैमसंग, एलजी, माइक्रोमैक्स लिखा हुआ आता है, वो भी आपका रोम का उदाहरण है। बच्चों के जो टॉयज होते हैं जिनमें अलग अलग साउंड, गाने, म्यूजिक होता है, टॉयज में बार बार बटन दबाने पर वो एक ही चीज चलती है, वो भी रोम के रूप में ही होती है, एक मेमोरी चिप। रोम 3 प्रकार का है, प्रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। देखते हैं पहले हम प्रोम क्या है। देखिए प्रोम का पूरा नाम ध्यान रखिएगा, आएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। P4 है प्रोग्रामेबल, रोम का मतलब वही है रीड ओनली मेमोरी। यह एक चिप है जिसे एक बार, देखिए पहली बार ये प्रोम था, प्रोम को पी हट गया, प्रोग्रामेबल कर दिया, उसके बाद वो रोम बन जाती है। इसको ओटीपी, देखिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन सी निम्न में से कौन सी चिप को, प्रोम को, ईपी रोम को, ईईपी रोम को, किसको वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप भी कहते हैं? तो प्रोम को वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप भी कहते हैं, ओटीपी, क्योंकि आपको अभी ऊपर बताया कि एक बार वन टाइम सिर्फ इसमें डेटा को प्रोग्राम किया जा सकता है।
जब एक बार प्रोग्राम में डेटा को प्रोग्राम कर लिया जाता है उसके बाद इरेज नहीं कर सकते, वो उस चिप पर हमेशा के लिए लिखा जाता है। 1956 में वेंट सिंह चाउ ने विकसित किया था। जब कंप्यूटर को बंद कर दिया जाता है तो भी प्रोम में डेटा को रखा जा सकता है। प्रोम तथा रोम में असमानता है कि प्रोम को जब बनाया जाता है तो इसकी मेमोरी खाली होती है, जबकि रोम को बनाते वक्त ही इसे प्रोग्राम कर दिया जाता है। तो प्रोम में जैसे ही प्रोग्रामेबल करते हैं उसको, वो रोम बन जाता है। अगला है ईपी रोम, इलेक्ट्रिक जो है सॉरी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ईपी रोम जो है, ईपी रोम होएगा इलेक्ट्रिकली, लेकिन ये सिर्फ इरेजेबल प्रोग्रामेबल है। यह एक नॉन वोलेटाइल, जिसका 1971 में डॉग फ्रोमैन ने आविष्कार किया था। जब पावर नहीं होती है इसमें तभी डेटा को रखती है ये अपने पास। इसमें डेटा को इरेज कर सकते हैं, दोबारा लिख सकते हैं, लेकिन कैसे? अल्ट्रावायलेट किरणें। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ऐसी कौन सी युक्ति है जिसमें अल्ट्रावायलेट प्रकाश के द्वारा डेटा को इरेज करके दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है? ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। लेकिन आप और हम, पराबैंगनी किरणें तो धूप में भी होती हैं, हम इसको धूप में ले जाकर डिलीट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक विशेष डिवाइस की आवश्यकता होती है जिसको प्रोम बर्नर कहते हैं। इसमें डेटा को, प्रोग्राम को लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसको बर्निंग कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी प्रोम में डेटा को बर्न करने, लिखने की या प्रोग्रामिंग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? BURNING, बर्निंग। बर्न मतलब जलना होता है, बर्निंग मतलब राइट करना, लिखना डेटा को, इस पे प्रोग्राम को। प्रोग्रामिंग की नई जो ईपीरोम है वो तकनीक से डेटा को 10 से 20 वर्षों तक ईपीरोम के द्वारा सेव रखा जाता है। अगली है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे 1978 में जो है जॉर्ज परलेगोज ने बनाया था। यह एक नॉन वोलेटाइल चिप है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में छोटी मात्रा में डेटा को, बहुत थोड़ा डेटा जो है वो स्टोर करने के लिए। इसको इरेज किया जा सकता है, रीप्रोग्राम किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के द्वारा इसको इरेज करते हैं हम, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपीरोम चिप को इरेज करने के लिए कंप्यूटर से निकालना पड़ता है, लेकिन ईपीरोम को इरेज करने के लिए कंप्यूटर से निकालने की जरूरत नहीं है। यह एक तरह की फ्लैश मेमोरी है। एक समय में केवल एक डेटा बाइट को इरेज कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं, जबकि फ्लैश मेमोरी में हम डेटा के ब्लॉक को इरेज या एक पूरे ब्लॉक को राइट कर सकते हैं। इसीलिए ईपीरोम से तेज है। देखिए कैश मेमोरी क्या होती है। पीछे हमने सिस्टम कैश पढ़ा था, सीपीयू कैश पढ़ा था। देखिए कैश मेमोरी यहाँ पर L1 L2 लिखी है, लेकिन L3 भी एक प्रकार की कैश मेमोरी है। L का मतलब है लेवल। लेवल 1 पहले समय में बनाते थे, फिर लेवल 2 बनाई और अब लेवल 3। 1980 के बाद से कैश मेमोरी पर्सनल कंप्यूटर के साथ में बनाई जाती है। जो लेवल 1 है वो बहुत थोड़ी, यानी 0 पॉइंट या 5 किलोबाइट बनाया गया था। उसके बाद में 8, 16, 32, 64, 128 और अब कुछ MBs में, यानी 1024, 2048, 2 MB, 1 MB, 4 MB, 3 MB, 5 MB, 6 MB, 8 MB। आजकल L1, L2, L3 जो मेमोरीज हैं उन मेमोरीज का आकार बना दिया गया है। आज 2 MB नहीं, 6, 8, 10 MB तक भी कैश मेमोरी CPU के ऊपर साथ में बनाई जाती हैं, जिससे काम की गति बहुत तेज हो जाती है। देखिए एक चीज और है, एक्सेस टाइम क्या होता है। मान लीजिए आपने एक सॉन्ग को, मूवी को, पिक्चर को, वीडियो को अपने कंप्यूटर या मोबाइल के डेटा कार्ड में, मेमोरी कार्ड में रखा। आपने जब उसको देखने के लिए, ढूंढने के लिए, वापस से उस चीज को पढ़ने, सुनने, वीडियो को देखने, गाना सुनने के लिए क्लिक किया, तो जितना समय क्लिक करने के बाद उसको, वीडियो को खोलने के लिए, आपके सामने दिखाने के लिए लगाएगा, उस टाइम को कहा जाता है एक्सेस समय। ऐसा करने के लिए CPU को निर्देश दिया जाता है और फिर CPU के द्वारा मेमोरी में से डेटा को पढ़ा जाता है और लिखा जाता है।
इसी डेटा को लिखने और पढ़ने में लगने वाले समय को एक्सेस टाइम कहते हैं। किसी भी कंप्यूटर के लिए एक्सेस टाइम की जो गति है वो बहुत अधिकतम होनी चाहिए, यानी वो तेज, यानी वो जल्दी से डेटा को पढ़ के आपको दिखा सके, ऐसा होना चाहिए। थैंक यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे जल्दी ही। कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप उनके क्वेश्चंस बना के ऐप पर पूछ सकते हैं।